देश को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वो पहले आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाएं। ये जो मुकदमे दर्ज वाले अपराधी हैं, जो कहते हैं जिनको सो कॉल्ड अपराधी कहा जाता है, उसमें तमाम ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर राजनीतिक मुकदमे भी दर्ज होते हैं। बिजली पानी के लिए संघर्ष करने वाले तमाम ऐसे नेता होते हैं जिन पे पुलिस ईर्षावश या बदले की कार्रवाई करते हुए सरकार किसी दूसरी पार्टी की होती है तो कहीं सिविल क्रिमिनल जैसे तमाम गंभीर मामले लाद देती थी। तो राहुल जी को कम से कम आर्थिक अपराधियों पर पहले अंकुश लगाना चाहिए। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि वो अपराधियों को पार्टी में नहीं रखना चाहते, लेकिन एक सवाल और उठता है कि राहुल जी को अब अचानक क्यों याद आया, पूरे 5 साल ये बात क्यों नहीं याद आई कि पार्टी में अपराधी। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी सिस्टम में खामियों की बात करते हैं, पार्टी में खामियों की बात करते हैं, समस्या कहां पर आ रही है? आखिर वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, फिर क्यों नहीं खामियों को दूर किया जा रहा है? मुझे लगता है कि वो अभी एक तरीके से खुद को साबित करने की उन्होंने कोशिश की पिछले चुनावों में, चाहे विधानसभा के चुनाव है चाहे लोकसभा के चुनाव। अभी वो पूरी तरीके से 5 साल मुझे लगता है कि उनको दौड़ते हुए हो गया, लेकिन वो अभी स्थापित नहीं कर पाए हैं। पार्टी में सामंजस्य नहीं है, उनका संवाद नहीं है नीचे तक क्या आप कहिए प्रदेश के अध्यक्षों तक की संवाद नहीं है। अगर हालात ये है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी राहुल गांधी से मिलना है तो मुझे लगता है 1 महीने में भी नहीं मिल पाएगा वो। तो अब ऐसी स्थितियों में लगातार कार्यकर्ता मन महसूस कर रहे जाते हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भैया मेरी बात ऊपर तक पहुंचा दो। एक कोठरी बनी हुई उनके किनारे एक कुछ लोगों ने उनको घेर कर रखा है और वही लोग निर्णय लेते हैं, लैपटॉप वाले लोग हैं ये। इसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अगर लैपटॉप से निकलकर जनता के बीच जाना है और वास्तव में अपने कार्यकर्ता की, अपने नेता की बात सुननी है जो वास्तव में पार्टी के लिए संघर्ष करता है, दरी बिछाने से लेकर मुझे लगता है कि पानी पिलाने तक का काम करने वाला नेता जो सलाह देगा, अगर राहुल गांधी उस पर अमल करेंगे मुझे लगता है उनको किसी अपराधी को पार्टी बाहर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी दुर्गेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के लोगों से काफी दूर हैं, तो क्या राहुल गांधी इस तरह के जो कठोर फैसले ले रहे हैं उससे वो आम जनता के पास पहुंच पाएंगे? इस तरह के कठोर फैसले या तो वो चिन्हित कर दें और पार्टी से बाहर करने के बजाय कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर करा दे कि साहब अभी तक ये अपराधी मेरे यहाँ घुसे हुए थे और इनको हम बाहर कर रहे हैं। तो कुछ संदेश जाए जैसे मायावती जी करती रही हैं, अपने सरकार के मंत्रियों को अपने बंगले से बुला के जेल भिजवाती रही हैं। तो इस तरह का काम करें तो थोड़ा बहुत असर मुझे लगता पड़ेगा, लेकिन पार्टी से बाहर कर दें। कांग्रेस एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है, आपको मैं कहूंगा कि वहां कोई भी 6 साल से ज्यादा कभी नहीं निकाला जाता और 6 साल निकालने के बाद भी अगर विधानसभा चुनाव उसको निकाल दिया तो लोकसभा में उसका आना निश्चित है, वो पार्टी में आ जाएगा। तो कांग्रेस के लोकतंत्र को तो राहुल गांधी बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। कितना वो कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएंगे, लेकिन जनता को एक तरीके से लुभाने की जरूर कोशिश की है कि हम अपराधियों को बाहर करेंगे। बिल्कुल कि मंच पर बड़ी बड़ी बातें बोलने के चक्कर में राहुल गांधी ऐसे बयान दे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक फतह करने के बाद कांग्रेस बिल्कुल जोश से लबरेज है और ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि वो पार्टी और पीपुल फ्रेंडली हो जाए तो आगे लोकसभा चुनाव में बात बन सकती है। नहीं, जिस तरीके से वो गिना रहे हैं कि जो आपराधिक छवि के नेता होंगे उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या सिर्फ एक महज बयान बनकर रह जाएगा? जो दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं कांग्रेस में, सबसे पहले तो उनको फिल्टर लगाना चाहिए, उनका इतिहास देखना चाहिए और उनकी पार्टी में जो अभी भी मौजूद है इस तरह की प्रवृत्ति के लोग, अगर उनके खिलाफ मुकदमे हैं, विचाराधीन मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, किसी भी क्षेत्र के अपराध हो, आर्थिक हो, क्राइम के दूसरे हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को तो उनको पार्टी में एक सफाई अभियान चलाना ही चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है महेश जी। जिस तरीके से दुर्गेश जी ने कहा कि आर्थिक अपराध एक बड़ा अपराध है, पहले राहुल गांधी को उस ओर ध्यान देना चाहिए। सत्ता कुर्सी तो चली जाती है लेकिन पार्टी से उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता है। हाँ, ये बात सही है। जब तक अपराध कोई साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी को अपराधी कहा भी नहीं जा सकता है, आरोपी जरूर कहा जा सकता है। तो आधार क्या होगा ये पार्टी को तय करना है। लेकिन महेश जी, दागी छवि के तो वहां कांग्रेस में मंत्री बहुत सारे हैं, चाहे हम पवन बंसल की बात करें, चाहे अश्विनी कुमार की बात करें, आप सिब्बल पर भी आरोप लगने लगे हैं। तो ये जब ऊपरी स्तर पर ही इतने दागी मंत्री बैठे हैं तो निचले स्तर की सफाई कैसे संभव हो सकती है? ये तो कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि जैसे पवन बंसल का ही मामला है तो अब वो सीबीआई के निदेशक कह रहे हैं कि 90 लाख का जो लेन देन हुआ है उसमें पवन बंसल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं हमारे पास, अभी जांच भी नहीं शुरू हुई और क्लीन चिट दे दी। फिर क्यों? तो यही चीज है कि वो बिल्कुल एक भ्रमित सा कर रही है कांग्रेस पार्टी लोगों को कि वो क्या करने जा रही है। बिल्कुल महेश जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच एक भ्रम फैला जाता है, फिर ये
खोखले बयान है कि इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, आपराधिक छवि के नेताओं को बाहर किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि महज बयान रहता है या कार्रवाई। सही कहा आपने अमित, बरगलाने की कोशिश की जा रही है पब्लिक को, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप योग के जरिए अपने आप को फिट रख सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा होगा और अखबारों पर भी डालेंगे एक नजर। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर्मना का लाइफ है। क्या आप मिलना चाहते हैं अपने फेवरेट स्टार रणबीर कपूर से? के न्यूज दे रहा है आपको ये सुनहरा मौका। दीजिए हमारे सवाल का जवाब और पाइए रणबीर से मिलने का मौका। हमारा सवाल है, ये जवानी है दीवानी में रणबीर की को एक्ट्रेस कौन है? ए करीना कपूर, बी दीपिका पादुकोण। अपना जवाब भेजें के न्यूज स्पेस अपना जवाब स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम भेज दीजिए 57272 पर। सही जवाब भेजने वाले अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं के न्यूज ऑफिस 7th फ्लोर मेगा मॉल माल रोड कानपुर, या कांटेक्ट करें 8400600840 पर। K News 24/7 for the grand launching in UP and Uttarakhand. I understand they are giving more coverage in rural areas along with urban areas. I wish all the best for their entire operations in India very soon. Best of luck. सुनिए परम पूज्य श्री 1008 स्वामी सदानंद जी महाराज के श्रीमुख से अमृत वाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज। के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। अमित, हम बात कर रहे थे खबरों की, तो खबरों से जुड़ा एक और सेगमेंट हमारे पास है, वो है अखबारों पे एक नजर। बिल्कुल, तो आइए देख लेते हैं कि अखबारों ने कौन कौन सी खबरों को सुर्खियां बनाई। अमित, आज के अखबारों पर अगर नजर डालें तो आईपीएल में जो पूरा घपला घोटाला सामने आया है, स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया है, श्री संत बड़े अजीज और चहेते खिलाड़ी रहे हैं भारतीयों के, उनकी गिरफ्तारी और 2 अन्य खिलाड़ियों की गिरफ्तारी को से रंगे पड़े हैं अखबार। अंग्रेजी अखबार चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबारों के पहले पन्ने इन्हीं खबरों से रंगे पड़े हैं। तरह तरह से विभिन्न एंगल से अलग अलग तरीके से खबरों को पेश किया गया है। कहाँ कितने रुपए में क्या हुआ था, जनता को बताने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि पूरे मामले में अखबारों ने बेहद जिम्मेदारीपूर्ण एक रवैया अपनाया है, दिखा है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं दैनिक जागरण की, तो सीधे सीधे एक उन्होंने पहले पन्ने पे खबर दी है कि सटोरिया भी खेल रहे हैं आईपीएल से। तो वास्तव में उन्होंने दिखा कि खिलाड़ियों के साथ साथ सटोरिया भी आईपीएल खेल रहे हैं। दूसरी खबर एक सोशल साइट्स पर दैनिक जागरण ने सोशल साइट्स पे एक खबर दी है कि अगर वास्तव में अगर कोई गंभीर टिप्पणी करता है, बदसलूकी वाली टिप्पणी करता है, किसी को अपमानित करने वाली टिप्पणी सोशल साइट्स पर करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करके एक सख्त कार्रवाई की जा सकती है। संजय दत्त का मामला भी दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर लिया है और ये भी बताया कि उन्हें अच्छा खाना जेल में मिलेगा, सलाखों में संजय दत्त और अच्छा खाना मिलेगा। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी बदले जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर एक कांग्रेस की कवायद है। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। एक अन्य खबर को भी प्रमुखता से लिया है, मानव क्लोनिंग की दिशा में आगे बढ़ना, त्वचा एक तरीके से त्वचा के कोशिकाओं से एक भ्रूण बनाया जा रहा है। इस खबर को एक विज्ञान की खबर है, एक उम्मीद भरी खबर है। इसको दैनिक जागरण ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। बात अमर उजाला की करते हैं तो 60 लाख का एक ओवर, इस हेडिंग से उन्होंने जो आईपीएल का पूरा मामला आया है इसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरी खबर उन्होंने चौटाला और राजनाथ की मुलाकात से सियासी पारा गर्म होने की खबर को अपनी सेकंड लीड बनाया है। बात हिंदुस्तान की करते हैं तो एक यहाँ भी लीड श्री संत की फिक्सिंग के मामले को बनाया है। दूसरी बड़ी खबर राजा भैया से 9 घंटे तक पूछताछ हुई है, जो मामले निकल कर आए हैं उस पर बनाया है। और एक क्रीमी लेयर की खबर को उन्होंने प्रमुखता से
कह दिया है। यदि अंग्रेजी अखबारों की बात हम करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक तरीके से पूरा विशेषांक लिखा है, पहले पन्ने पर पूरा रंगा हुआ है और अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक पन्ना दिया हुआ है। तो कुल मिला के सोशल साइट्स की खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से ये अखबारों का जिम्मेदारी नजरिया है कि कोई जो महत्वपूर्ण चीज होती है, जो वास्तव में जनता जानना चाहती है कि आखिर कैसे ये सब हुआ, उसको बताया गया है अच्छी तरीके से। महेश जी से हम चर्चा करेंगे कि ये कुल मिला के जो आईपीएल का मामला है, ये इसका क्या इफेक्ट क्रिकेट पर पड़ेगा। महेश जी, क्रिकेट इससे बहुत कलंकित हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक फिक्सिंग के कई मामले ऐसे सामने आए, प्रकाश में आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जांच के बाद भी जो मेन कल्प्रिट है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे इसी फिक्सिंग में कहा गया 45,000 करोड़ का खेल है, यानी पूरा आईपीएल फिक्स, पूरा फिक्स, ये समझिए आप इसको। तो लेकिन वो कौन व्यक्ति है, वो मास्टरमाइंड कहाँ बैठा है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो मास्टरमाइंड तक जाना होगा। ये जो सतही जांच है, इससे काम चलने वाला नहीं। आप 3-4 खिलाड़ियों को आप गिरफ्तार कर लिया आपने, इससे कुछ होने वाला है जो वास्तव में इसे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे खबर आई महेश जी कि दाऊद इब्राहिम ऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल इसके तार सीधे सीधे दुबई से जुड़े हुए हैं। ये बात खुल के आ रही सामने। और सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीआई को और आईसीसी को, जो इंटरनेशनल इंटरपोल, आप एनआईए, इस तरह की जो एजेंसीज हैं, इनकी मदद लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो पूरा मामला है कि दाऊद सीधे तो खिलाड़ी को फोन कर नहीं देगा, नहीं, कहीं ना कहीं बीच में कड़ी है, तो वो कड़ी कैसे घुसी, बीसीसीआई उसको क्यों नहीं रोका। आपको ध्यान होगा कि बीसीसीआई ने एक स्पेशल सेल बनाया था, कानपुर में भी मैच होते थे, ग्रीन पार्क में आपने देखा होगा कि या अन्य जो स्टेडियम में दिल्ली में या जहां भी मैच होते थे, तो एक टीम आती थी, वो निगरानी रखती थी। अब मुझे लगता है वो टीम भी नहीं दिख रही है, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यही है कि बीसीसीआई का एंटी करप्शन जो यूनिट है, वो क्या कर रहा था, उसका ही फेलियर सामने आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस तरह का यूनिट है, लेकिन वो इधर सक्रियता उसकी नहीं दिख रही है और ना ही कहीं अखबारों में भी ये बातें आ रही मीडिया में कि लोग समझे कि इस तरह की कोई सक्रियता है। वो तो नीरज कुमार जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, वो इस मामले में खासकर फिक्सिंग के मामले के एक्सपर्ट माने जाते हैं। पिछले सारे केस एक और खबर महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करना चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने, जो हमारे देश के धरोहर हैं, अद्भुत कलाकार हैं, वो वाकई उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और एक हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने कान महोत्सव में हिंदी में बोला है। ये वास्तव में हर भारतीय की जिम्मेदारी है, कोई अलग कोई काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए महेश जी? ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन ने साबित कर दिया विश्व में कि वो कवि सम्राट हरवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। जी। और जो जिन्होंने हिंदी की सेवा पूरे जीवन भर की और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान होने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने ये बहुत अच्छा काम किया और ये सभी को करना चाहिए। हिंदी भाषा किसी भी देश में आप जाए, वहां तो इंटरप्रेटर्स की, दुभाषियों की व्यवस्था रहती ही रहती है। दूसरे देशों के जो गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, दुभाषी अंग्रेजी में या हिंदी में उसका तर्जुमा करके लोगों को बताते हैं कि ये कह रहे हैं। महेश जी, ये जो अमिताभ बच्चन ने आज किया है, ये उन कलाकारों के लिए भी संदेश है जो काम तो हिंदी फिल्म में करते हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो अंग्रेजी में जवाब दिया जाता है। शाहरुख खान भी उनमें से एक है। वो अंग्रेजी प्रेम उनका हर जगह जाग उठता है, चाहे वो हिंदी का पत्रकार उनके पास जाएगा तो भी वो अंग्रेजी बोलेंगे और वो अंग्रेजी का जाएगा तो बोलेंगे ही। ये बात सही है कि कलाकार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल उसकी एक वर्ड इमेज होती है, वो हर जगह देखा सुना जाता है, उसके प्रशंसक बहुत होते हैं, तो उसको अपनी भाषा में ही बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। जी, लेकिन अगर युवाओं की बात की जाए तो आज का युवा हिंदी से दूर होता क्यों जा रहा है? हिंदी को जो हम अभी तक आजादी के बाद हमने संविधान जब बनाया तो हिंदी को उसमें संरक्षण तो दे दिया। संविधान का जो 343 अनुच्छेद है उसमें हिंदी को संरक्षण प्राप्त है राजभाषा के रूप में, लेकिन वाकई हम उसको राजभाषा नहीं बना पाए। राजभाषा से सीधा तात्पर्य है कि उसको सरकारी कामकाज की भाषा बनाया जाए। अदालतों से लेके एक तहसील तक और एक सामान्य जो सरकारी दफ्तर है वहां तक की भाषा, उसका सारा काम ये अनिवार्य कर दिया जाए कि हिंदी में ही हो, और अनिवार्य करने में संविधान में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करा पाए। इसलिए हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बन पाई, अंग्रेजी रोजगार की भाषा बनी, और जो भी भाषा है अगर रोजगार से नहीं जुड़ेगी तो उस भाषा का मरना तय है, उसका नष्ट होना तय है। बिल्कुल, ये तो सरकारी कार्यालयों की बात हुई दुर्गेश जी, लेकिन जिस तरीके से युवा आज के टाइम पे इंग्लिश बोलने में ज्यादा सहज महसूस करता है खुद को, वो हिंदी से दूर होता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ कारण है, ऐसा क्यों है कि ये ट्रेंड बदलता जा रहा है, युवा हिंदी से दूर होता जा रहा है? नहीं, हमने जैसे आपको अमित कहा कि जो रोजगार की भाषा नहीं बन पाई, युवा को लगता है कि अगर हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। एक सोच बन गई है कि आप फर्राट अंग्रेजी बोलिए तो 50% इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया। आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा,
रिश्वत बजाने इसके लिए आप नौकरी मांगने आए। जी, तो मुख्यमंत्री बोलता है इस बात पर आपकी आधी नौकरी तय हो जाए। जी, तो दुर्गेन्द्र जी ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी दम तोड़ रही है। नहीं, मैं दम तो तोड़ना नहीं कहूंगा, क्योंकि एक जो अभी 5 साल और